तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट आपका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे पहले इसका नाम लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य अधिनियम 1872 होता था। इसमें 2023 में संशोधन होकर इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। पहले इसका नाम लॉ ऑफ एविडेंस और कोड 5003 होता था। जैसे संशोधन होकर आया तो इसका कोड 5007 कर दिया गया। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। अब से पहले मैं 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे वहां पे आपको सेमेस्टर, एक्ट का नाम और कोड दोनों ही वहां पर आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोड या सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है तो वो परेशान ना होना, वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, ठीक है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे वो प्रोवाइड कर सकता है। और नोट्स का जो प्राइस रहेगा, 1 एक्ट हमारा है 199 का, और 5 एक्ट हमारे यानी एक सेमेस्टर के 5 एक्ट हैं आपके 499 के। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांग है या कोई सिस्टर विधवा है और वो पढ़ने की इच्छुक है तो हम उनको PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आगे इसी नाम से, जो जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से ही हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। उस व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितना जरूरी आपके लिए ये YouTube चैनल है उतना ही जरूरी वो आपके लिए व्हाट्सएप चैनल है। वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशन एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है आपका आज 11, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से और आपकी नॉलेज के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 11। देखते हैं, कौन साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, मतलब कौन व्यक्ति साक्ष्य कोर्ट में जाकर साक्ष्य दे सकते हैं या जब पुलिस अन्वेषण करें वहां पर अपने साक्ष्य के तौर पर अपने मत व्यक्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, कौन व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे? क्या एक बालक, एक व्यक्ति या एक पागल सक्षम साक्षी हो सकता है? तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये बताओ, सबसे पहले तो साक्ष्य कौन दे सकता है। दूसरा, उन्होंने खुद प्रश्न में उत्तर भी दिया है, जैसे कि सूचक प्रश्न होते हैं, आपने सूचक वाला देखा होगा, तो उन्होंने बोला है खुद। पहले पूछा है साक्ष्य कौन दे सकता है, लेकिन इन्होंने दूसरा सूचक क्वेश्चन करा है, क्या एक बालक, एक व्यक्ति या एक पागल सक्षम साक्षी हैं? तो आप इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो ये कैसा प्रश्न बन गया हमारा? सूचक प्रश्न। आगे चलते हैं। ये जो तो क्वेश्चन है हमारा, साक्ष्य, कौन साक्ष्य दे सकेगा? कौन साक्ष्य दे सकेगा? ये लॉ ऑफ एविडेंस 1872 का जो सेक्शन था उसमें ये 118 में था, ठीक है। लेकिन जब हमारा न्यू एक्ट लागू हुआ है, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो लागू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा 124, ठीक है। तो 124 देखो, सेक्शन मैंने पहले ही कवर करा दिया है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये है 124, बहुत से 7 समझ लेते, 124। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझदारी से देखने की जरूरत है। सिर्फ एक बार अगर आप इसे देख लोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है आराम से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब देखते हैं उत्तर, कौन साक्ष्य दे सकेगा। धारा 118 के अनुसार जो बैक और एक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको सेक्शन ओल्ड ही याद करने हैं और उनको तैयारी भी अपने पुराने तरीके से ही करनी है, जैसे आपने पहले पेपर दिया था। बैक वाले स्टूडेंट
लॉ ऑफ एविडेंस की तैयारी करेंगे, मतलब पुराने पैटर्न पे, और बीएसए न्यू सेक्शन याद करेंगे जो पहली बार बीएसए का पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पे 124, और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए बीएसए 124। कौन साक्ष्य दे सकेगा? धारा 118 के अनुसार गवाहों की सक्षमता सामान्य नियम है। अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है तो वो क्या है? एक सामान्य नियम है। और अक्षमता उसका अपवाद है। अतः धारा 118 के अनुसार अगर कोई गवाही देता है तो वो सामान्य नियम है, अगर गवाही नहीं देता है तो वो क्या है? एक अपवाद है, असक्षमता है। ठीक है, अक्षमता है, असक्षमता है, जो भी आप समझो। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। यहां पर ये नहीं बोला है कि कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए उचित नहीं है। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि व्यक्ति उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के युक्त उत्तर देने में अग्रलिखित कारणों से निवारित है। यहां पर बोला है कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आकर अपने सक्षम है, बशर्ते जब कोर्ट में उस व्यक्ति से जो गवाही देने गया है, जब न्यायाधीश क्वेश्चन करें तो उनका आंसर देने के लिए वो सक्षम हो, मतलब वो जो क्वेश्चन करें उसका उत्तर दे सके, वो व्यक्ति गवाही दे सकता है। आगे चलते हैं। वो पागल हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे क्वेश्चन किया जाए और उस क्वेश्चन को समझकर अगर वो उत्तर दे सकता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति गवाही दे सकता है। आगे चलते हैं। बालकावस्था, वृद्धावस्था, शारीरिक या मानसिक रोग। ठीक है, यहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो बालक है या ये वृद्ध व्यक्ति है, यह शारीरिक बीमारी से पीड़ित है या मानसिक रोग से पीड़ित है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई सही व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर आप प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो और बातों को समझने के लायक हो तो आप गवाही दे सकते हो, आप सक्षम हो। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा है अन्य किसी ऐसे कारण से, देखो यहां पर 4 पॉइंट हैं। 1 बालकावस्था, दूसरा पॉइंट है आपका वृद्धावस्था, तीसरा पॉइंट आपका शारीरिक, इसे सही कर देता हूं, यहां पे आप शारीरिक या मानसिक रोग कर लेना। 4th नंबर का पॉइंट है अन्य किसी ऐसे कारण से कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम माना जा सकता है। अन्य कोई ऐसा कौन सा कारण है? स्पष्टीकरण देखते हैं इसका 4th का। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उनके युक्त उत्तर देने में निवारित न हो। निवारित मतलब होता है असक्षम ना हो। देखो 4 पॉइंट थे, एक तो होता बालक, एक होता वृद्ध, एक हो शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्पष्टीकरण है और भी अन्य व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ उससे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हो। जैसे पागल व्यक्ति है, अगर यहाँ पागल से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो उसका आंसर सही दे रहा है तो वो व्यक्ति भी गवाही दे सकता है। आगे चलते हैं। बालक, धारा 118 की जगह हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बीएसए के अकॉर्डिंग 124 में अक्षमता का एक कारण बालकपन भी है। बताया गया है बालक की क्षमता का निर्धारण भी न्यायालय प्रश्नों को पूछकर करेगा, और यदि बालक इतनी बुद्धि रखता है कि प्रश्नों को समझ सके और उसका युक्त उत्तर दे सके तो उसके द्वारा दिया साक्ष्य भी मान्य होगा। अब बात करते हैं, कोई बालक है, उसकी उम्र 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या कोई भी वर्ष हो, ठीक है, बालक हो, लेकिन वो 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन किया जाता है वो उसका प्रश्न का उत्तर आसानी से देता है। ठीक है, उम्र मायने नहीं करती, उसकी जो है क्षमता मायने करती है कि वो सवालों के जवाब देता है या नहीं, और वो प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन के आंसर अगर सही देता है
तो उम्र मायने नहीं करती, वो व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है, सक्षम गवाही दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इससे प्रेषण कौन करेगा? न्यायालय। जब ये न्यायालय में गवाही देने जाएगा किसी के भी खिलाफ, तब न्यायालय के न्यायाधीश इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका नाम पूछ सकते हैं, इसकी क्लास पूछ सकते हैं, पिताजी का नाम, स्टेट का नाम, हमारे देश का नाम, जैसी जैसी उम्र हो उसके हिसाब से ही उसकी योग्यता देख सकते हैं। जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है, 10 साल का है, तो उससे देश का, स्टेट का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि क्या वो जो प्रश्न करे जा रहे हैं उनका उत्तर देने में वो सक्षम है। तो जैसा बालक होगा उससे उसी प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, 5-6 वर्ष तक के बालक भी सक्षम साक्षी हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के साक्षी को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कुरान पे, गीता पे, बाइबल पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर बालक की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई शपथ या कसम नहीं दिलवाई जाएगी। ठीक है, बस उनका इतना टेस्ट होगा, क्या जो न्यायालय प्रश्न कर रहा है, जो न्यायाधीश प्रश्न कर रहा है, उनके उत्तर देने में वो सक्षम है या नहीं, वही उनकी शपथ है। आगे चलते हैं। और यहाँ पे 12 से कम ऊपर लिख देना। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जब आप अपना एग्जाम कर रहे हो और वहां पर बाई मिस्टेक आपसे कोई वर्ड छूट जाता है, तो आप इस प्रकार का एरो बनाकर आप ऊपर लिख देना। यहां से अगर यहां तक भी लिखोगे तो एग्जामिनर 12 वर्ष से ये करके पहले यहां तक पढ़ेगा, फिर इसे यहां से पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऊपर बीच में लिख सकते हो। आगे चलते हैं। इसमें केस है, जैसा कि आपको पता है, केस से हमारे अच्छे नंबर आते हैं। एग्जाम्पल 1 है एक्स रैन बनाम स्टेट ऑफ टारवन कोर 1950 का केस है। दूसरा है सम्राट बनाम हरी BLR मुंबई का केस है। आप इनके नाम ही लिख देना, आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा मूक या गूंगा साक्षी की सक्षमता धारा 119 के अनुसार। 119 के स्थान पर हमें 125 करना है BSA के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य यानी उचित लगे बना सकता हो, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किंतु ऐसा लेख और वे संकेत न्यायालय में लिखने होंगे। इसी प्रकार किया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है, जो न्यायालय जो बोल रहा है उनको सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, तो वो किसी कागज पर लिखकर, जैसे कोई प्रश्न करता रहे उनके उत्तर वो लिखता रहे, और ऐसा कार्य वो कोर्ट में जाकर करे, तो उसके जो कथन है, लिखित कथन ऐसे समझे जाएंगे जैसे उसने बोलकर ही दिए हैं, और वो कोर्ट में क्या होंगे? मान्य होंगे। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है वेंकटन बनाम सम्राट। वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति, बीमार, पागल व्यक्ति। कभी कभी बहुत वृद्ध हो जाने के कारण भी व्यक्ति की समझ कम हो जाती है, और यदि न्यायालय पाता है कि अति वृद्ध हो जाने के कारण साक्षी प्रश्नों को समझने और उसका युक्ति युक्त उत्तर देने में असमर्थ है, तो उसका साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वृद्ध है, ना तो वो बात को सुन पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, या कोई इतना बीमार व्यक्ति है उसे यही पता नहीं है कि उससे कोई क्या कह रहा है, ठीक है, या कोई पागल व्यक्ति है जो बिल्कुल कुछ चीजें नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय की जो एक समय सीमा होती है उससे परे चले जाते हैं। न्यायालय कहता है अगर पागल है, बीमार है, वृद्ध है, कोई बात नहीं है, अगर हमारे प्रश्नों को समझ रहे हैं तो गवाही दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय की जो सीमा है उससे ये परे है, जो न्यायालय के जो प्रश्न है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार शारीरिक एवं मानसिक रोग के कारण भी न्यायालय किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने से अक्षम घोषित कर सकता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोगी है लेकिन वो प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो उनसे मना कर देगा साक्ष्य देने को।
परंतु ऐसे मामलों में क्षमता परखने की कसौटी एक ही है, और वह है प्रश्नों को समझने और उनका युक्त युक्त उत्तर देने की वृद्धि। समझ और क्षमता क्या है? ये समझ है। अगर कोई व्यक्ति पागल है, वृद्ध है, बीमार है, शारीरिक मानसिक रोगी कैसा भी है, अगर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है तो न्यायालय उसकी गवाही ले लेगा। अगर वो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं समझ पा रहा है, इतना ज्यादा कंडीशन उसकी खराब है, तो उसकी गवाही नहीं मान्य होगी। ठीक है, चाहे उसने अपराध देखा हो या कुछ भी किया हो, उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। आगे चलते हैं। पागल व्यक्ति के बारे में तो धारा 118 के यानी 118 के स्थान पर 124 बीएसए के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने में से या उनके युक्त उत्तर देने में निवारित न हो, मतलब असमर्थ न हो। 118 क्या कहती है हमसे? सेक्शन कि कोई भी व्यक्ति गवाही आकर दे सकता है। 124 और 118 ये न्यू एक्ट, ये ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग कहती है कोई भी व्यक्ति दे सकता है। लेकिन आगे क्या कहती है? अगर पागल है, वृद्ध है, बूढ़ा है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे पाएंगे या प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनकी गवाही नहीं लेंगे। दूसरा, उनसे सूचक प्रश्न करने के बाद भी वो हाँ ना में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सूचक प्रश्न क्या होते हैं? अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप उसे और एक बार जाके देख लेना। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। सूचक प्रश्न होते हैं जैसे हम किसी से प्रश्न करें, आप कहां रहते हैं। अब उसे स्थान का नाम याद नहीं है, मतलब उसकी जो कंडीशन है ना, वृद्ध है, बीमार है या पागल है, वो सोच समझ नहीं सकता है और इसका उत्तर देने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, लेकिन अब उससे एक सूचक प्रश्न किया जाता है, उससे कहते हैं क्या आप मेरठ में रहते हो। अब ये जो प्रश्न है उसके लिए सिर्फ इतना इजी हो गया है कि वो हाँ या ना में जवाब दे सके, हाँ या ना में जवाब दे सके। ठीक है, तो इतना भी अगर वो हाँ या ना में जवाब दे रहा है तो भी उसे गवाही देने के लिए मान्यता दे दी जाएगी न्यायालय की तरफ से, अगर सूचक प्रश्नों के भी उत्तर अगर वो दे पा रहा है तो। अगर वो सूचक प्रश्न के भी उत्तर नहीं दे पा रहा, सूचक प्रश्न कैसे होते हैं? बहुत ही सरल होते हैं, हाँ या ना में उत्तर देना होता है, तो उसकी गवाही नहीं मान्य होगी अगर वो सूचक प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं। क्या किसी दीवानी या आपराधिक मामले में पत्नी को पति के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? आगे चलते हैं। धारा 122 128 बीएसए के अनुसार सामान्य नियम यह है कि पति या पत्नी वैवाहिक काल में दी गई संसूचना को एक दूसरे के विरुद्ध प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। ऐसी संसूचना को न्यायालय के अंतर्गत प्रमाणित करने से रोक दिया जाएगा। जैसा कि जब किसी की शादी होती है, एक दूसरे को जो सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं दी जाती हैं या कोई एक दूसरे के बड़प्पन में जो बात की जाती हैं, अगर उनके साक्ष्य अगर कोर्ट में पेश किए जाएं तो उनको न्यायालय नकार देगा और उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे धारा 122 यानी 122 के स्थान पर हमें 128 करना है बीएसए के अकॉर्डिंग को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी या पति किसी मामले की कार्रवाई के पक्ष हों। किसी भी मामले के पक्षकार को पति या पत्नी द्वारा दी गई संसूचना को न्यायालय के सामने साबित करने से रोक दिया जाएगा। अगर कोई उनकी निजी बातें हैं जो एक पति पत्नी की पति और पत्नी की आपस में होती हैं, जो समाज के सामने खोली नहीं जा सकती हैं, वो जो सिर्फ दो पक्षों के बीच में ही रहनी अनिवार्य है, ऐसी चीजों को हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए सूचना यानी गवाही के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनसे रोक दिया जाएगा। ठीक है,
और इनको पति पत्नियों को भी एक दूसरे के खिलाफ अगर ऐसे कोई गुप्त चीजें हैं जो सिर्फ पति पत्नी के बीच में रहनी चाहिए थी, और जो विवाह के संबंध जब बने थे तब एक दूसरे को बताए गए थे, तो उन्हें न्यायालय में मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। नंबर 1, जब पति और पत्नी के बीच दीवानी वाद चल रहा हो तो उस संसूचना को साबित किया जा सकता है। कौन सी संसूचना को? जो आपस में विवाद की है। देखो, विवाद की संसूचना को दिया जा सकता है। जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी नहीं, पर लड़का लड़की है, सपोज करो एक लड़का है एक लड़की है। भाई इनकी शादी आपस में तय हो रही है। क्या है? शादी तय हो रही है। ये लड़का कहता है कि हमारे पास 10 बीघा जमीन है, कार है, बाइक है। ठीक है, ये लड़की कहे कि मैंने तो काफी कोर्स कर रखे हैं और मैं तो ब्यूटी पार्लर भी जानती हूं। ठीक है, और मैं तो सिलाई का कार्य भी जानती हूं। इस प्रकार से ये झूठ बोले, इस प्रकार से ये कोई झूठ बोले, या कोई एक दूसरे को तथ्य दें। ठीक है, ये क्या है? शादी से पहले। अब इनका आपस में विवाद हो जाता है और अब इनका क्या है? दीवानी केस चल रहा है। तो इनमें से ये जो इन्होंने एक दूसरे को सूचनाएं दी थी, एक दूसरे को जो विश्वास दिलाया था, इनको हम केस में पेश नहीं कर सकते हैं। ये आपके दोनों के समझौते की बात थी, आपने समझौता किया, आपकी शादी हो गई। लेकिन अब कोई न्यू विवाद उत्पन्न होता है किसी चीज को लेकर, तो आप उसे शामिल कर सकते हो, ना कि इन चीजों को कि सर इसने बोला था कोर्स कर रखा है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है, सिलाई का काम आता है। ये कहे कि सर इसने बोला था 10 बीघा जमीन है, कार है, बाइक है। ये वहां पर एक दूसरे को नहीं साक्ष्य देने दिए जाएंगे, कोर्ट इसे रोक देगा। लेकिन शादी के बाद अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो साक्ष्य के तौर पे दिए जा सकते हैं। जैसे जब पति और पत्नी के बीच दीवानी वाद चल रहा हो तो उस संसूचना को साबित किया जा सकता है कि पहले इनकी जो डिमांड थी वो ज्यादा पैसे की नहीं थी, लेकिन शादी होने के बाद इनकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस प्रकार की संसूचना, जैसे लड़का कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो 1 रुपए की शादी करेंगे, लेकिन आगे जाके शादी होने के बाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो लड़की कह सकती है कि इन्होंने मेरे से 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए या कार या बाइक की डिमांड की है। तो वो संसूचना दे सकती है, ना कि ये कहेगी कि इन्होंने बोला था मेरे पास 10 बीघा है, कार है, बाइक है। इस प्रकार की सूचना ना लड़का कहेगा कि इसने बोला था कि मैंने कोर्स कर रखा है ये और वो अन्य चीजें हैं। आगे चलते हैं। आपराधिक कार्रवाई में यदि पत्नी ने पति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य किया है और उसके लिए मुकदमा चल रहा है, या इसके विपरीत पति ने पत्नी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य किया है और उस पर मुकदमा चल रहा है, तो पति पत्नी दोनों की संसूचना को प्रकट कर सकते हैं। ये तो थी एक पारिवारिक मैटर, शादी से पहले का। इसको कोई शो नहीं करेगा और न्यायालय ने शो होने देगा, क्योंकि ये आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मैटर था। लेकिन शादी होने के बाद अगर कोई दहेज मांगता है तो न्यायालय में उस प्रकार की गवाही मान्य है। दूसरी बात, शादी होने के बाद, शादी के बाद पति या पत्नी आपस में कोई आपराधिक कृत्य कर लेते हैं। क्या? आपराधिक कृत्य से मतलब है जो एक पति पत्नी के संबंध होते हैं उनसे हटकर, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनसे हटकर अगर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, जैसे पति पत्नी का हाथ तोड़ दे, सर फाड़ दे, पत्नी इसके बेलन मार दे, या इसको चाकू मार दे गुस्से में आके, ये क्या है? आपराधिक कृत्य है। और जो पति पत्नी के जो संबंध के जो रिलेशन होते हैं इसमें वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर पति क्रूरता से संबंध बनाता है, ठीक है, क्रूरता से संबंध बनाता है, वो आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाएंगे। देखो, पति पत्नी का संबंध जो होता है एक प्यार का और विश्वास का होता है। अगर पति पत्नी के बीच संबंध बढ़िया है तो उनको हम मानेंगे कि ये पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन पति जो है, अगर जो पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उन्हें क्रूरता से निभाए, यानी कि गंदे संबंध बनाने की कोशिश करे अपनी पत्नी के साथ, अमान्य तरीके से, अप्राकृत तरीके से संभोग करने की कोशिश करे, तो वो अपराध की कड़ी में आएगा, आपराधिक कृत्य होगा। पत्नी पति के खिलाफ जाकर कोर्ट में गवाही दे सकती है। उसी आधार पर अगर पत्नी
पति से छुपकर अगर कोई गलत अपराध करती है या किसी के संग संभोग में रहती है या पति के संग लड़ाई झगड़ा करती है और इस प्रकार से करती है कि उसे पति को गंभीर चोट आई है, तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें वो आरोप नहीं है जो एक पति पत्नी के निजी संबंधों के संबंध होते हैं। ठीक है, आप समझदार हो, आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। पत्नी के साक्ष्य के संबंध में धारा 120 कहती है कि, और बीएसए 120 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 126 दीवानी कार्रवाई में नंबर 1, बाद के पक्षकार, दूसरा, बाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी अपने बाद में परिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी होती है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ दीवानी कार्रवाई में एक दूसरे के खिलाफ हम क्या है, सक्षम साक्षी होते हैं गवाही देने के लिए। दीवानी मामले में पति पत्नी के खिलाफ दे सकता है गवाही, पत्नी पति के खिलाफ गवाही दे सकती है। आगे, आपराधिक कार्रवाइयों में यदि पति अभियुक्त है तो उसके विरुद्ध उसकी पत्नी सक्षम साक्षी होती है। अभियुक्त यानी कि अपराधी है, पति क्या है, अपराधी है, और पत्नी गवाही दे रही है तो वो क्या है, सही है। यदि पत्नी अभियुक्त है, अगर यहाँ पे पत्नी क्या है, अपराधी है, देखो यहाँ पर दो लाइन है, दोनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ पे पत्नी अपराधी है, अभियुक्त का मतलब अपराधी है, तो उसके विरुद्ध उसका पति उस कार्रवाई में सक्षम साक्षी होता है। ठीक है, अब ये पत्नी ने इसके बेलन मारा, इसका सिर फाट गया या चक्कू मार दिया गुस्से में, तो पति कहेगा कि मेरी पत्नी ने जानबूझकर मेरे चक्कू या बेलन मारा है जिससे मेरे गंभीर चोट आई है, तो क्या है, पति इसके खिलाफ गवाही दे देगा। उधर पत्नी कहे कि इसने मुझे जबरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए बोला और वो धर्मज नहीं था, गलत प्रकृति का था, और मैंने मना करा तो इसने मुझे मार लगाई है, तो इस प्रकार से पत्नी यहाँ पर आरोप लगा सकती है और बोल सकती है कि इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, या मुझे गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार से पत्नी पति के खिलाफ गवाही दे सकती है आपराधिक मामलों में। आगे चलते हैं, इसमें एक केस है श्याम सिंह बनाम सेवालानी घोष 1947 का केस है। इसमें कहा गया है कि यह सिद्ध करने के लिए कि विवाह के बाद पति पत्नी में समागम नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साथी हैं। अगर शादी होने के बाद, जैसे दो पक्ष हैं, जैसे भी मैं बताया हूं, पति और पत्नी, इनका विवाह हो गया है, भाई पति पत्नी कब बनेंगे, विवाह होने के बाद। और एक होते हैं पति पत्नी, जैसे शादी पक्की हो गई लेकिन मोटे तौर पर उन्हें पति पत्नी मान लिया जाता है। हमारे समाज में ऐसे होता है कि भाई पति पत्नी है लेकिन अभी इनकी शादी होने ही वाली है कुछ दिन में, ठीक है, लेकिन शादी हो गई है। ये विवाह के बाद एक दूसरा जो शारीरिक संबंध होते हैं उसको नहीं बनाते हैं, शारीरिक संबंध आपस में नहीं मनाते हैं, और इसके बाद अगर इनका कोई आपस में केस होता है तो इस प्रकार की जो गवाही देते हैं वो क्या है, सही होगी। इसमें कहा गया है, देखो, विवाह के बाद पति पत्नी में समागम नहीं हुआ, समागम मतलब होता है शारीरिक संबंध नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी हैं। ये 6 कर लेना, सक्षम साक्षी हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर गवाही दे सकते हैं। आगे चलते हैं, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी और यहां पर और को काट लेना, ठीक है, के अंतर्गत पत्नी के भरण पोषण की कार्रवाइयां दीवानी प्रकृति की होती हैं और उनमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है अपनी ओर से साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के बीच, मतलब पति पत्नी के बीच, दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध भी नहीं बना है और शादी के पहले दिन से ही अगर अलग हो जाते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग पति पत्नी को भरण पोषण देगा। क्या देगा?
भरण पोषण, ठीक है। और ये कब तक होगा? जब तक उसकी अन्य कहीं शादी नहीं हो जाती है, पत्नी की डाइवोर्स नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक। और वो भरण पोषण क्या है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, आप स्टार्टिंग में जाके सीआरपीसी की वीडियो आगे देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो भरण पोषण का जो मैटर 125 में चलता था, अब जो न्यू एक्ट आया है आपका BNSS, उसके अकॉर्डिंग अब जो आपका भरण पोषण है 144 में आया करेगा, ठीक है। किसमें? 144 में, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। तो अब कोई भरण पोषण की डिमांड जो करेगा वो 144 में करेगा। ये था क्वेश्चन आपका, कौन साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझाने का पूरा प्रयास किया है, कहीं कोई त्रुटि रहती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। किसी को PDF नोट चाहिए तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे प्रोवाइड कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।